निकलेगा, एज वाला निकलेगा या जो मास सेंटर के करीब है वो निकलेगा। तो हम लोगों ने ये देखा था, डिस्कस किया था कि वो मास जो कि एज के करीब होता है, एज पे होता है, उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है कम टाइम में, या उसका रेडियस ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड जो है लीनियर स्पीड ज्यादा होती है। ऑल्दो दोनों मासेस की एंगुलर स्पीड सेम होती है, क्योंकि दोनों सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते हैं गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जो है जो पार्टिकल अवे होता है उसका रेडियस ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड जो है वो लीनियर स्पीड ज्यादा होती है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ी है v इज टू आर ओमेगा, और जब हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है तो हम कहते हैं कि v और r जो है वो एक दूसरे के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जब r बढ़ता है यानी वो पार्टिकल जो डिस्क के एज के ऊपर होता है, अगर ये डिस्क का टॉप व्यू है और एक पार्टिकल मास m1 यहाँ रखा हुआ है और एक m2 यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि m2 वाला मास जो कि एज के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि डिस्क जब ये घूमेगी तो ये मास भी इधर जाएगा, ये मास भी इधर जाएगा, लेकिन m2 वाला डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, m1 वाला कम करेगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी और m1 की स्पीड जो है वो कम होगी। तो मोस्ट लाइकली जो है वो पहले स्लिप करेगा m2 और उसके बाद जो है फिर वो m1 स्लिप करेगा। यानी वो पार्टिकल जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसको ज्यादा फ्रिक्शन की फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तक सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे, ताकि वो प्लेट के ऊपर रहे। अगर फ्रिक्शन इतना फोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकेगा तो वो मास जो है वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन करते हैं वो फॉर्मूला जब ये देखते हैं कि v स्क्वायर अपॉन r, और वो ये कहते हैं कि अगर v बढ़ेगा तो f बढ़ेगा। नो, ऐसा नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू कीप इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में रहने के लिए उसको कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर v बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बढ़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और जो फोर्स वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे ड्यूटी प्ले कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कौन सा फोर्स प्ले कर रहा था इसकी ड्यूटी? फ्रिक्शन। तो जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी प्ले कर रहा होता है वो फोर्स उतना सेंट्रीपिटल फोर्स दे नहीं पाता और ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी वजह से सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। v बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब ने कार की टर्निंग होते हुए भी देखी है, कार की टर्निंग जो है ईवी है। अगर आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे किसी गाड़ी की टर्निंग कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से ये एक रोड है, इस पे कार चल रही है और आप गाड़ी की बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ टर्निंग करने की कोशिश करें, तो रोड का फ्रिक्शन आपको इतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाता अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो। और उस केस के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो स्किड करके रोड से नीचे उतर जाती है। ठीक है, रोड पे जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें इतना ज्यादा मिलता नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि हमारी कार जो है वो स्किड करके रोड से उतर जाती है। ठीक है, यही वजह है कि जब हम टर्निंग के ऊपर गाड़ी को लेके जाते हैं तो हम वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड को कम करते हैं। वो कम इसीलिए करते हैं ताकि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन मिले, ताकि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बनाए फ्रिक्शन, और गाड़ी हमारी इजीली टर्न करे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और इसका हम रिलेशन बना रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शन एक बहुत ही डाइसी फोर्स है। डाइसी का मतलब है कि आपको कभी भी धोखा दे जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक रोड है, उस पे से रोज गुजरते हैं एक राउंड अबाउट से, और उस राउंड अबाउट से आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गुजरते हैं और बड़ी इजीली आप वहां से गाड़ी को राउंड अबाउट लेके टर्न करके चले जाते हैं। लेकिन एक दिन लेट से आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे उस राउंड अबाउट पे, और आपने क्या नोटिस किया कि आपकी गाड़ी ने टर्निंग नहीं की,
आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं मिली और आपकी गाड़ी जो है वो क्या हो गई, स्लाइड हो गई, स्किड कर गई, स्लाइड कर गई रोड से और साइड के ऊपर जाके रोड से उतर गई नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन डाइसी फोर्स है, फ्रिक्शन ने आपको वहां पे धोखा दे दिया। आपको पता था मैं 40 पे रोज टर्न करता हूँ, आज भी टर्न कर लूंगा, लेकिन स्पीड ज्यादा हो गई, फ्रिक्शन कम पड़ गई, तो उसकी वजह से रोड से गाड़ी उतर गई। ठीक है, और लेट से आपने उतर के जब रोड पे देखा तो रोड पे ऑयल पड़ा हुआ था या पानी पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वहां फ्रिक्शन ने आपको धोखा दिया, फ्रिक्शन कम हुई और आपकी गाड़ी स्किड हो गई। तो नॉर्मल केसेस में फ्रिक्शन बहुत डाइसी फोर्स है और अक्सर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के मामले में धोखा देती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फ्रिक्शन ना हो या फ्रिक्शन कम हो तो क्या हम फ्रिक्शन के बगैर भी किसी टर्निंग के ऊपर टर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, इज इट एनी पॉसिबिलिटी कि विदाउट फ्रिक्शन हम किसी टर्निंग के ऊपर टर्न करें। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम देखेंगे, अब ये चीज उन लोगों को तो बड़ी क्लियरली पता होगी जो लोग मोटरसाइकिल के ऊपर जिन्होंने सफर किया या मोटरसाइकिल पे मूव किया है। एक चीज आप लोगों ने मोटरसाइकिल वालों ने देखी होगी, नोटिस की होगी कि जब आप बिल्कुल बिगनर होते हैं मोटरसाइकिल के, तो मोटरसाइकिल को टर्न करते हुए आप उसके हैंडल को थोड़ा सा घुमाते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल टर्न होती है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं मोटरसाइकिल चलाने में, तो आप टर्निंग के लिए हैंडल को नहीं मोड़ते बल्कि कुछ और करते हैं, तो आपकी मोटरसाइकिल खुद ब खुद जो है वो थोड़ा सा टर्न होती है। जी, तो मेरा सवाल ये है उन बच्चों से जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या उनसे जो मोटरसाइकिल पे बैठ के जिन्होंने लड़कियों ने भी सफर किया है, ये बताइए ऐसा क्या होता है वहां पे कि हम बगैर हैंडल को टर्न किए टर्निंग कर लेते हैं। जी, जवाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बॉडी को टिल्ट करते हैं, मोटरसाइकिल को एक साइड के ऊपर थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम एक साइड पे हल्का सा टिल्ट करते हैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की साइड से, बिल्कुल सही कह रहे हो, और उस टिल्टिंग की वजह से हमारी मोटरसाइकिल जो है वो टर्न हो जाती है। अच्छा, लेट से अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ लोग अमीर भी होंगे या गाड़ी वाले भी होंगे, कभी मोटरसाइकिल पे सफर नहीं किया होगा, तो उन लोगों को अगर मोटरसाइकिल की ये टर्निंग का वो देखना है या इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है, तो कभी आपने मोटरसाइकिल या बाइक रेसिंग देखी है कि बाइक रेसिंग जो होती है, हैवी बाइक की रेसिंग करने वाले लोग किस तरीके से रेसिंग कर रहे होते हैं। जब वो टर्निंग कर रहे होते हैं तो टर्निंग करते हुए मोटरसाइकिल को टिल्ट करते हैं और इतना टिल्ट कर देते हैं कि तकरीबन लेट ही जाते हैं, और वो अपने घुटने से जो है उसके शिन्स लगे हुए होते हैं उनके उसके ऊपर नी के ऊपर, और वो उन टर्निंग्स पे उन नीज के थ्रू बेंड करते हुए टर्न कर रहे होते हैं। आई थिंक ये सबने मोटरसाइकिल रेस में तकरीबन देखी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मोटर बाइक टर्निंग के अंदर विदाउट फ्रिक्शन भी हम लोग टर्निंग करके थोड़ा बहुत और सेंट्रीपिटल फोर्स को ले लेते हैं और टर्न कर लेते हैं। तो बाय द वे ये जो टर्निंग होती है, इस टर्निंग को हम बोलते हैं बैंक टर्निंग, यानी हम थोड़ा सा बैंक बनाते हैं, बैंक टर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बैंक टर्निंग। अच्छा, बैंक टर्निंग किस तरीके से काम कर रही होती है इसको जरा हम देखते हैं। लेट्स से दिस इज ग्राउंड, ये हमारी ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारी लेट्स से एक मोटरसाइकिल है। ठीक है, मोटरसाइकिल को अब मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ, ठीक है, मोटरसाइकिल। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, यानी ये मोटरसाइकिल वाला आदमी जो है ये आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ मोटरसाइकिल। अच्छा, अब मोटरसाइकिल जब लेट से इस तरह खड़ी भी होती है तो हमें पता है कि मोटरसाइकिल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका डाउनवर्ड्स जो है, जो क्वांटिटी काम कर रही होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेट। और इस वेट को काउंटर करने के लिए ग्राउंड एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं जी, नॉर्मल एक्शन फोर्स। क्या ये, क्योंकि वेट के एक्शन का रिएक्शन होता है इसलिए ये उसके इक्वल एंड अपोजिट होता है, यानी हम कहते हैं W = R हो जाता है। ठीक है,
ये जिस डायरेक्शन में बाइक जमीन को दबाएगी उसी डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स से अब इस मोटरसाइकिल को हमें टर्निंग करनी है और टर्निंग लेट से हमें कुछ यूं करनी है। लेट से दिस इज अवर टर्न, ये जो ब्लू से मैं बना रहा हूँ, और ये इस टर्न पे हमें मोटरसाइकिल को लेके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए मोटरसाइकिल चलाने वाले हजरात कि अगर मुझे इस तरीके से टर्न करना है इस मोटरसाइकिल को, तो मुझे इसको किस साइड पे झुकाना चाहिए, राइट साइड के ऊपर या लेफ्ट साइड के ऊपर? जी, अगर इस तरह से हमने मोटरसाइकिल को टर्न करके यूं लेके जाना है, यू टर्न लेना है, तो बताइए मुझे किस साइड के ऊपर इसको झुकाना चाहिए, लेफ्ट के ऊपर या राइट के ऊपर? जी जीरक साहब, राइट के ऊपर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट साइड के ऊपर। लेफ्ट पे क्यों झुकाएंगे भाई? ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन का देखें ना। अच्छा हाँ, ये भी कंफ्यूजन हो रहा है। आवर राइट, हाँ आवर राइट, जो इस वक्त आपको स्क्रीन का दिख रहा है वो राइट है। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, हमें इसको इस साइड पे झुकाना होगा, इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे हमें इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, बैंक करना होगा। जहाँ पे मैंने ये एरो बनाया, लेट्स ड्रॉ इट फ्रॉम ग्रीन, ग्रीन से बनाते हैं ताकि ये क्लियरली नजर आए, ठीक है जी। इस साइड पे हम इसको झुकाएंगे। अब जब हम इसको थोड़ा सा यूं झुकाएंगे तो इसको हम किस तरीके से लेंगे, कंसिडर करेंगे। अब देखते हैं जरा इसको अगेन, दिस इज अवर रोड, ये हमारी रोड आ गई, ठीक है। अब हमारी बाइक जो है वो थोड़ा सा, जो कि पहले यूं थी स्ट्रेट, और अब हमने इसको थोड़ा सा यूं करके बैंक कर लिया है, थोड़ा सा हमने इसको टर्न किया। यकीनन कुछ थीटा हमने इसको टर्न किया होगा और इस थीटा को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये बताइए मुझे कि वेट इसका किस तरफ काम कर रहा होगा। तो वेट तो इसका अभी भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ काम करता है, ठीक है, डाउनवर्ड्स काम करता है। लेकिन अब बताइए रिएक्शनल फोर्स कैसे लगेगा। बाइक इस तरीके से ग्राउंड को यूं दबा रही है, तो रिएक्शनल फोर्स क्या वैसे ही लगेगा जैसे पहले लग रहा था, या अब रिएक्शन फोर्स ग्राउंड से यूं करके लगेगा? ठीक है, रिएक्शन फोर्स हमारे पास इस वक्त यूं करके लगेगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी बच्चों, ये समझ में आया, रिएक्शन फोर्स इस तरीके से लगेगा। अच्छा, प्रीवियसली हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वेट जो है वो आर या रिएक्शन फोर्स के इक्वल होता है, यानी आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी इसको एफ की जगह आर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना, ठीक है। अब आप सबको वेक्टर्स को उनके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वेक्टर आर है, वर्टिकल से थीटा डिग्री के ऊपर है, तो आर के दो कंपोनेंट्स बनाइए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट जो है वो ये हो जाएगा। क्योंकि थीटा यहाँ से मेजर हुआ है तो ये कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल नापा जाता है उसके साथ हमेशा कॉस लगता है, और जो परपेंडिकुलर या अपोजिट होता है उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, साइन लगेगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू? वेक्टर कंपोनेंट्स याद है सबको? ठीक है। अच्छा, लेट्स से अगर मैं तुम लोगों से कहता कि आर ये थीटा यू मेजर होता, ठीक है। अब बताओ कि ये वाला कंपोनेंट क्या होता, बल्कि इसको आर नहीं बोलो, इसको एफ कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर ये एफ होता तो ये वाला कंपोनेंट अब क्या होता, एफ,
कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है एफ साइन थीटा। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल नापा जाता है उसके साथ हमेशा कॉस लगता है और अपोजिट के साथ हमेशा साइन लगता है। यानी हम यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा आर साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट जो यूं काम कर रहा होगा दैट विल बी आर कॉस थीटा और ये एंगल भी क्या होगा बच्चों थीटा का होगा। इसमें किसी को कोई इशू है तो पूछ लीजिए। अब इसको देखते हुए मुझे एक बात ये बताइए आप लोग कि वेट को काउंटर रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट कर रहा है। वेट के अगेंस्ट रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है। आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा बिल्कुल सही कह रहे हो, आर कॉस थीटा। ठीक है जी बेटा, आर कॉस थीटा जो है जैनब बिल्कुल सही, ये इसके वेट के अगेंस्ट काम कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा। व्हाट अबाउट आर साइन थीटा, क्या आर साइन थीटा को कोई जो है वो काउंटर कर रहा है, उसके अपोजिट काम कर रहा है? नहीं, आर साइन थीटा फ्रिक्शन तो नहीं है, रिएक्शन कंपोनेंट ऑफ वेट है। नो फ्रिक्शन नहीं, कंसीडर करें फ्रिक्शन नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई और फोर्स नहीं है। अच्छा मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये हमारी टर्निंग थी बच्चों इस तरीके से। तो ये हमारे सर्कल का कौन सा पॉइंट आ गया, सेंटर पॉइंट आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये आर साइन थीटा किस तरफ काम कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है? किसी को इश्यू है? जैनब, सीरत, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आर साइन थीटा सेंटर की तरफ अगर काम कर रहा है तो बताइए आर साइन थीटा इस वक्त किस चीज की ड्यूटी प्ले कर रहा हो? What will be r sin theta? What is the use of r sin theta now? बिल्कुल सही, it is acting बिल्कुल सही जैनब, स्नेहा, यूसुफ, it is acting as a centripetal force। ठीक है, बिल्कुल जैनब, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर साइन थीटा किसके तौर पे काम कर रहा है, एफ सी। एफ सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आर साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रहा है। जी जैनब, आपने हाथ खड़ा किया बेटा, कुछ पूछना है आपने? अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन 1 कह देते हैं और इसको एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन 2 कहते हैं। ठीक है, इसमें इनर्शिया का क्या रोल होगा? बिल्कुल सही है। देखो आर किसके बराबर है, आर एक्चुअल में बराबर होता है एम जी के। यानी आर बनता किसकी वजह से, एम जी की वजह से बनता है। ठीक है, यानी इनर्शिया का रोल क्या है, मास का रोल क्या है कि मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हमें रिएक्शनल फोर्स मिलेगी। ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारे पास ये टर्निंग का फोर्स ज्यादा आता जाएगा। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो टर्निंग स्पीड आएगी उसको हम नोटिस करेंगे कि मास का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस सेंट्रीपिटल फोर्स पे तो मास का इफेक्ट बनेगा, लेकिन जो हमारी टर्निंग स्पीड हो रही है ना, जिससे हम टर्न कर रहे हैं, उसका मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी आप देखिएगा उससे हमारे पास होगा। अच्छा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये दो एक्सप्रेशंस आई हैं मेरे पास। अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि एक्सप्रेशन 1 को, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, क्योंकि मैं आर को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं, यानी मैं लिखूं आर साइन थीटा अपॉन आर
cos theta is equals to FC upon W। R और R कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबको पता है, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? जी, साइन अपॉन tan theta। tan थीटा के बराबर होता है। तो हम क्या देखेंगे कि tan थीटा बराबर आ जाएगा FC अपॉन W के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही नेहा अमान, tan थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फर्दर और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, ये कॉपी हो गया सबका? अगर हम FC को सब्जेक्ट बनाएं तो FC किसके बराबर होगा? W tan थीटा के बराबर हो जाएगा। वैसे FC होता किसके बराबर है? mv स्क्वायर अपॉन r के, फॉर टर्निंग स्पीड। हम वो टर्निंग स्पीड निकालना चाह रहे हैं जिस स्पीड पे हम टर्न कर सकते हैं। तो हमने FC की जगह क्या लगाया? दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू W किसके बराबर होता है? mg के, और ये tan थीटा, m और m कैंसिल आउट हो गया, यानी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg tan थीटा के बराबर हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन बन रही है। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि ये जो मोटरसाइकिल टर्न हुई है, इसकी टर्निंग स्पीड किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? तो आंसर है 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे, ग्रेविटी पे और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने सबने गाड़ी चलाई है, गाड़ी चलते हुए देखी है, अगर आपको कोई यू टर्न के ऊपर या किसी टर्निंग पे ज्यादा स्पीड में गाड़ी को मोड़ना होता है, ज्यादा स्पीड आपको गाड़ी को मोड़ने के लिए चाहिए, ठीक है, ज्यादा आप स्पीड पे मोड़ना चाह रहे हैं, तो बताइए आप छोटे रेडियस के साथ टर्न करते हैं या बड़े रेडियस को बना के टर्न करते हैं? लॉन्गर टर्न लेते हैं, बड़ा रेडियस बनाते हैं, बड़ा रेडियस लेके उससे टर्निंग करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको बहुत शार्प टर्निंग बाइक के ऊपर करनी होगी, ठीक है, बहुत शार्प टर्निंग करनी है, तो उसमें आप बाइक को कम झुकाएंगे, यानी आप अपना थीटा कम रखेंगे या अपना थीटा ज्यादा रखेंगे? और कम रखेंगे। थीटा ज्यादा रखेंगे, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, टेंजेंट थीटा है ना, लेकिन इसको 90 पे नहीं लेके जाएंगे, यानी बाइक को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं कर देंगे, यूं नहीं कर देंगे आप। ठीक है, क्योंकि 90 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो थीटा हम ज्यादा रखें, ज्यादा टिल्ट करते हैं हम लोग जब हमें बाइक के ऊपर बड़ी शार्प टर्निंग लेनी होती है, थीटा हम बढ़ाते हैं हमेशा। ठीक है, अच्छा जी, तो इस तरीके से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर बाइक के ऊपर एक पतला आदमी बैठा हो या मोटा आदमी बैठा हो, तो क्या टर्निंग स्पीड ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? जी, क्या टर्निंग स्पीड मास के ऊपर डिपेंड करेगी? जी सर करेगी तो इनर्शिया एक्ट करेगा ना। नहीं बेटा, इक्वेशन में क्या मास गिवन है क्या हमें? इक्वेशन में मास गिवन नहीं है। टर्निंग स्पीड मास पे नहीं डिपेंड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे डिपेंड करेगी, लेकिन टर्निंग स्पीड मास पे डिपेंड नहीं करेगी। देखो इस इक्वेशन में कहीं भी मास नहीं है। ठीक है, तो टर्निंग स्पीड भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ख्याल रखिएगा इन सारे पॉइंट्स का। ठीक है, ये क्लियर हुआ है सबको? इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करें इसकी एक। ठीक है, चलें जी बच्चों, ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अक्टूबर नवंबर 2014, पेपर 4-1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कह रहा है जी, मोहतशिम साहब आपका ब्यूटीफुल फेस दिखाई दे रहा है कैमरे में। अच्छा, जी सर, पता नहीं चला।
मैंने कहा आज आप मेकअप करके आए, शायद सबको दिखा रहे हैं। नहीं सर, मेकअप नहीं करता, मेरी सोई हुई शक्ल ही ड्रॉन। क्वेश्चन कह रहा है लार्ज बाउल इज मेड अप फ्रॉम, ठीक है, a large bowl is made up from part of a hollow sphere। एक हमारे पास एक लार्ज बाउल है जो कि पार्ट ऑफ ए hollow sphere का है। इस बाउल के अंदर हमने एक बॉल को horizontal speed दी। A small sphere is placed inside the bowl and given the horizontal speed, the ball follows a horizontal circular path। बॉल ने एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ फॉलो किया ऑफ कांस्टेंट रेडियस, कितना रेडियस है 14 सेंटीमीटर का। Force acting on the ball are its weight and normal reaction force R of the ball on the ball as shown in figure 2.2। तो ये देखें, ये बॉल ऑफ द बाउल है, उसके ऊपर ये बॉल है, ऑब्वियसली ये बॉल घूम रही है इस तरीके से, और डाउनवर्ड हमें दिख रहा है इसका वेट काम कर रहा है, और बॉल की बाउल की वॉल से जो है वो रिएक्शनल फोर्स काम कर रही है, कितने एंगल के ऊपर, थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एक बात याद रखिएगा, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है उसमें मैंने थीटा वर्टिकल से नापा था, इन्होंने जो थीटा मेजर किया हुआ है वो आर का कहाँ से मेजर किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल से मेजर किया हुआ है। The normal reaction force R is acting at theta to horizontal by resolving reaction into its two perpendicular components, show that the resultant force acting on the ball is given by the expression W is equals to tan F tan theta। जी, तो जरा R को रिजॉल्व करते हुए ये प्रूफ कीजिए कि W is equals to F tan theta है। F ऑब्वियसली क्या है, कोई रिजल्टेंट फोर्स होगी, तो इसको रिजॉल्व करके प्रूफ कीजिए इस एक्सप्रेशन को कि F जो है वो किसके, W is equals to F tan theta। करिए जरा इसको। जी हो गया। R sin theta is equals to W। शाबाश, बिल्कुल सही जैनब, वेरी गुड। हमारे पास जो बाउल है इसके ऊपर यूं बॉल रखा हुआ है, ये दिस इज वेट डाउनवर्ड्स and this is normal reaction for R, this is angle theta। So what we will do, we will resolve it into two components। तो ये component हो जाएगा R cos theta, ठीक है, बॉल यूं सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये बाउल है पूरा, तो ये सेंटर होगा इसका, और ये जो हो जाएगा दैट इज R sin theta हो जाएगा। यानी हम क्या बोलेंगे, R sin theta इसके बराबर होगा W के, और हम क्या बोलेंगे, R cos थीटा इस दफा किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। यानी दोनों चीजें उल्टी हो गई, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद फिर क्या किया था मैंने इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक दूसरे से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। यानी R sin थीटा अपॉन R cos थीटा और W अपॉन F, R से R कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos tan हो गया, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू W अपॉन F, ठीक है। यानी F किसके बराबर हो, W किसके बराबर हो गया, F थीटा के बराबर, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश जी। R कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही निहाल, ठीक है, और F tan थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो F एक रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, जो कि इसको कोई काउंटर नहीं कर रहा, और वो टूवर्ड्स द सेंटर काउंट कर रही है। अब आप जरा मुझे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वो ये पूछ रहा है आपसे, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स F फॉर द मोशन ऑफ द बॉल। ये F क्या कर रही है इस मोशन के अंदर, ऐसे क्या काम कर रही है जी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ F फोर्स? जी बिल्कुल सही, इट इज एक्टिंग एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, इट इज एक्टिंग एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है, द बॉल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, फॉर द
For this radius, the angle is 28 degrees. Calculate the speed of the ball. इस बॉल की स्पीड निकालनी है आपने, तो वो स्पीड निकालनी है जिससे ये बॉल टर्निंग कर रही है बाउल के अंदर। उस स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि मैंने भी वहाँ पे आगे फिर उसको मजीद सॉल्व किया था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखें मैंने इसको सॉल्व किया था और उसके बाद मैंने फिर ये वैल्यू निकाल दी। लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं बनेगी इस दफ़ा एक्सप्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी, ठीक है। यानी हमारे पास है W = F tan थीटा, ये एक्सप्रेशन बनी है। अब मुझे V के लिए एक्सप्रेशन बनाए। जी समी, अच्छा मैं देखता हूँ इसको। W किसके बराबर होता है? mg के। स्पीड निकालनी है, ये सेंटीमीटर फोर्स के तौर पे F काम कर रहा है, तो इसको लगाते हैं mv²/r = tan थीटा। m से m कैंसल आउट होगा। v की एक्सप्रेशन बनानी है, ये r इधर चला जाएगा, तो दिस इज gr = v² tan थीटा और v² = rg tan थीटा। सभी tan थीटा आ रहा है इस दफा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इस दफा डिवाइड हो रहा है। देखिए, ठीक है। और v किसके बराबर हो जाएगा? √r कितना है? 14 × 10⁻⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 9.81 और अपॉन टेंजेंट एंगल कितना गिवन है? 28, बिल्कुल सही। 1.61 मीटर्स पर सेकेंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं तैयब, 1.61 मीटर्स पर सेकेंड। आज तुम एक्टिव हो गए दोबारा, है सर? होना पड़ा। गुड, अच्छा जी। बाकी बच्चे किधर हैं भाई? जैनब, नेहा, तुम लोगों ने कर लिया इसको? जवाद जी। तो इस मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। वो ऐसे गरीब आदमी है। तो सर बाइक चलाता हूँ मैं। भिखारी है ना? अच्छा खैर, तो हमारे पास v की जो वैल्यू आई है वो 1.61 आई है, ठीक है। और 1.61 जो है, दैट दिस इज द लीनियर स्पीड थ्रू व्हिच द बॉल इज रोटेटिंग, ठीक है, ये रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आगे भी फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आपसे ये कह सकते हैं कि अगर v इसका 1.61 आया है तो जरा इसकी एंगुलर स्पीड में निकालिए। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा, और हमें पता है कि v किसके बराबर होता है? r ओमेगा के। तो जरा इसकी एंगुलर स्पीड भी निकाल के बता दीजिए। ऑल्दो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है उन्होंने, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही। यानी ओमेगा = v/r, 1.61 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 14 × 10⁻⁻²। तो हमारे पास ओमेगा कितना आएगा? 11.5 आ, ठीक है। 11.48, 11.5 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। एक आखिरी पार्ट भी कर दो मुझे बताओ कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर वन कंप्लीट साइकिल। टाइम फॉर वन साइकिल, एक चक्कर लगाने में ये बॉल कितना टाइम लगाएगा? जी रमशा, क्या कितना टाइम लगेगा इसको एक चक्कर लगाने में? वी नो दैट ओमेगा किसके बराबर होता है? 2π/t के। तो t बराबर हो जाएगा 2π/ओमेगा के, 2π/11.48। क्या वैल्यू आ रही है? अगर गेम हटा करो तो वैलोरेंट पॉज कर लेना थोड़ी देर के लिए। जी, 0.55 सेकेंड्स, बिल्कुल सही। 0.5 सेकेंड्स हमारे पास तकरीबन इसको लगेगा, बिल्कुल सही नेहा। तकरीबन आधे सेकंड्स के अंदर ये आधे सेकंड में एक बाउल का एक पूरा राउंड लगा के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास इसके क्वेश्चंस आते हैं, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने आप लोगों को ये बुकलेट जो है ये ग्रुप पे भेज दी थी,
मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि एक दफा दोबारा से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको कंप्लीट दोबारा से देखिएगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल स्टॉप ओवर हियर। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को, ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है इसके अंदर। ठीक है, इस पूरी की पूरी टर्म में, और इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। हमें ईयरफोन का है। कोई क्वेश्चन है किसी को? अरे यार वो ईयरफोन का है काले। नबील जो मना इसलिए किया था ना, नबील जो इसलिए मना किया था जो तुम हटा रहे नहीं हो, इसलिए मना किया था तुम हटा रहे नहीं हो। जी, इसको कोई क्वेश्चन? चलें, ओके, विल स्टॉप ओवर हियर। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।